हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वह है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग का सारा थ्योरेटिकल लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज प्रॉब्लम सेशन है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जेई में किस तरह का प्रॉब्लम पूछ सकता है आपसे। प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाएंगे आज। लेकिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप तभी अच्छे से कर पाइएगा जब आपने पिछला सारा लेक्चर अच्छे ढंग से देखा होगा। आज के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि आपने लेक्चर को कितने अच्छे ढंग से देखा है। तो आइए पहले हम शुरुआत कर लेते हैं प्रॉब्लम सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू कर रहे हैं। आज के सेशन में टोटल 25 प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन अगर आपने लेक्चर को अच्छे ढंग से देख रखा है तो इसको करते आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट्स। सबसे बिगिनिंग में जो हमने बात की थी आपके साथ वह स्टेटमेंट्स की ही बात की थी कि स्टेटमेंट को पहचाना कैसे जाए, किस तरह का सेंटेंस स्टेटमेंट होता है। तो वही यहां कहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट्स। अब आप आराम से पढ़िए, ठीक है, और देखिए कि आपको स्टेटमेंट पहचानते आ रहा है कि नहीं। सबसे पहला है हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट है डू योर होमवर्क। और थर्ड है देयर आर 400 डेज इन ए ईयर। अब इसमें से 4 ऑप्शन यहां दिया है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन है। जो यहां पी क्यू आर 3 सेंटेंसेज लिखा हुआ है, इन तीनों सेंटेंसेज में से स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो यह तो आपको दिख रहा है कि डू योर होमवर्क ऑर्डर है इसमें, तो यह निश्चित रूप से स्टेटमेंट नहीं होगा। पी हमारा जो है कह रहा है कि हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, तो यह बात ट्रू है, ठीक है। और आर कह रहा है कि देयर आर 400 डेज इन ए ईयर, तो यह बिल्कुल फॉल्स है। किसी भी साल में 400 डेज नहीं है। तो इसका भी क्लियर मीनिंग है और इसका भी क्लियर मीनिंग आपको दिख रहा है। मींस यह दोनों आपका स्टेटमेंट होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए कि इस ऑप्शन में दोनों के बारे में कहा है, तो पी एंड आर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज स्टेटमेंट। ठीक है, नीचे जो 4 ऑप्शन लिखा हुआ है इसमें स्टेटमेंट किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। He is post graduate in commerce. Day before yesterday was Sunday. ठीक है, हमने आपको बताया था कि वेरिएबल टाइम शो करने वाला अगर वर्ड आता है सेंटेंस में तो वह स्टेटमेंट नहीं होता है। दिल्ली इज फार फ्रॉम हेयर, वेरिएबल प्लेस शो करने वाला वर्ड आएगा तो वह भी स्टेटमेंट नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए निगेटिव नंबर इज निगेटिव। अब पहला भी हमारा स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल प्रोनाउन है, ही यूज हुआ है। किसके लिए यह क्लियर नहीं है, इसलिए ही इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स। कौन पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स में, यह क्लियर नहीं है, तो इसलिए यह भी हमारा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, यह भी हमारा स्टेटमेंट नहीं है और यह भी हमारा स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट कौन सा होगा, द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए निगेटिव नंबर इज निगेटिव। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या आता है, निगेटिव आता है। मींस यह ट्रू है, तो यही आपका स्टेटमेंट होगा क्योंकि यह आपको क्लियर मीनिंग दे रहा है सेंटेंस का। नेक्स्ट स्टेटमेंट टी दिया है, रूट 15 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है कि रूट 15 इज ए रैशनल नंबर। अब आपसे पूछ रहा है कि यह जो पी स्टेटमेंट है, पी ट्रू है, पी फॉल्स है, पी इज बोथ ट्रू और फॉल्स है, पी इज एम्बिग्यूअस है। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन जनरेट करने वाला सेंटेंस है। तो यहां आप पढ़ के देख पा रहे हैं कि रूट 15 इज ए रैशनल नंबर। रूट 15 इज ए रैशनल नंबर मतलब बिल्कुल फॉल्स मीनिंग यह दे रहा है। यह आपको क्या दे रहा है, फॉल्स मीनिंग दे रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, पी इज फॉल्स।
तो अगर आपने पिछला लेक्चर मैथमेटिकल रीजनिंग का अच्छे से देखा होगा तो आज का लेक्चर आपको पूरा पैसा वसूल लगेगा। पैसा वसूल कहावत है, पैसा तो यहां आपको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा है और यहां आपका प्रॉब्लम बन रहा होगा, ठीक है, तो आपको लगेगा कि आपका मेहनत सफल हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, 4 यहां सेंटेंसेस दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। ब्रश योर टीथ, ठीक है, 11 इज ए प्राइम नंबर, रूट p इज एन इरेशनल नंबर इफ p इज प्राइम, 15 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यह नीचे का जो तीनों सेंटेंस है यह आपको क्लियर मीनिंग देता हुआ दिख रहा है। 11 इज ए प्राइम नंबर, क्लियर मीनिंग है ट्रू। रूट p इज एन इरेशनल नंबर, इफ p इज प्राइम, p प्राइम होता है तो रूट p इरेशनल होता है, ट्रू है। 15 इज कंपोजिट नंबर, 15 कंपोजिट नंबर है, यह भी ट्रू है। तो यह क्या है, ब्रश योर टीथ ऑर्डर है इसमें, तो इसलिए यह जो सेंटेंस है आपका यह स्टेटमेंट नहीं होगा। आपसे पूछ भी वही रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट कौन नहीं है, तो यह स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए यह आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ब्रश योर टीथ इज नॉट ए स्टेटमेंट। अब यहां नेगेशन की बात आ गई। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग स्टेटमेंट्स और उसके नेगेशन की चर्चा किए थे। ठीक है, तो नेगेशन अगर आपको याद है तो यहां पढ़िए स्टेटमेंट को क्या कह रहा है। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, न्यूयॉर्क इज इन अमेरिका एंड मुंबई इज इन इंडिया। ठीक है, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का नेगेशन कह रहा है कि यहां जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें लिखे हुए स्टेटमेंट का नेगेशन स्टेटमेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो नेगेशन में क्या करते हैं आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है, न्यूयॉर्क इज इन अमेरिका एंड कनेक्टिव है, मुंबई इज इन इंडिया। मींस आप इसको ब्रेक करके देखें तो यह P है, यह Q है, स्टेटमेंट आपका बन रहा है P एंड Q। ठीक है, तो P एंड Q का नेगेशन क्या होता है, नेगेशन P और नेगेशन Q। P एंड Q का नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है, तो यह होता है नेगेशन P और नेगेशन Q, नेगेशन P और नेगेशन Q। तो नेगेशन P क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क इज नॉट इन अमेरिका, और नेगेशन Q क्या हो जाएगा, मुंबई इज नॉट इन इंडिया। तो देखिए न्यूयॉर्क इज नॉट इन अमेरिका एंड पहले में है न्यूयॉर्क इज इन इंडिया एंड मुंबई इज इन अमेरिका, तो यह नहीं चलेगा। न्यूयॉर्क इज नॉट इन अमेरिका एंड मुंबई इज इन इंडिया, तो यह भी नहीं चलेगा, दोनों का नेगेशन होना चाहिए। न्यूयॉर्क इज नॉट इन अमेरिका एंड मुंबई इज नॉट इन इंडिया, तो क्या हो गया, नेगेशन P का भी नेगेशन हो गया, यहां नॉट लग गया तो नेगेशन हो गया P का, और यहां नॉट लग गया तो नेगेशन हो गया Q का। अच्छा, लेकिन और है यहां पर वर्ड और आना चाहिए, नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन P और नेगेशन Q। तो यहां पर होना चाहिए और मुंबई इज न्यूयॉर्क इज नॉट इन अमेरिका और मुंबई इज नॉट इन इंडिया, मुंबई इज नॉट इन इंडिया। तो यह हो गया नेगेशन P और नेगेशन Q। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यह थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड एज बेसिक कनेक्टिव। ठीक है, बेसिक कनेक्टिव के तौर पर किसका यूज होता है, यहां वर्ड्स लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, यह तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके लिए, इससे आसान कुछ क्वेश्चन नहीं होगा कि एंड और जो है यह बेसिक कनेक्टिव्स के तौर पर यूज होता है। तो पूछ रहा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज्ड एज बेसिक कनेक्टिव्स, तो हो गया ऑप्शन सेकेंड एंड और।
सेवेंथ में देखिए क्या कह रहा है, द कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एंड इज ट्रू व्हेन, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट अगर हम एंड के साथ बनाते हैं तो वह कब ट्रू होता है, तो यह तो आपको याद हो गया होगा सुनते सुनते भी कि एंड से कनेक्टेड स्टेटमेंट तभी ट्रू होता है जब उसका दोनों कंपोनेंट एक साथ ट्रू हो। ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, चार ऑप्शन है, ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट आर फॉल्स, एट लीस्ट वन ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू, नन ऑफ दीज। तो क्लियर है कि पहला ही आपका सही आंसर है। सभी कंपोनेंट स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तब स्टेटमेंट विथ एंड क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो बिल्कुल बेसिक बातों पर ध्यान देना है। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो यह सब क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 8th क्वेश्चन पर आ जाइए। द कंपोनेंट स्टेटमेंट विथ एंड, द कंपोनेंट स्टेटमेंट विथ एंड इज फॉल्स, द कंपाउंड स्टेटमेंट लिखना चाहिए। अच्छा एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द कंपोनेंट स्टेटमेंट विथ एंड इज फॉल्स इफ ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट आर फॉल्स, एनी वन ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। द कंपाउंड स्टेटमेंट होना चाहिए यहां, कंपोनेंट ठीक नहीं है। द कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एंड इज फॉल्स इफ क्या होगा, ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो एंड फॉल्स होता है जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो तब भी एंड फॉल्स होता है। एनी वन ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स तब भी एंड फॉल्स होता है। मींस आपका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है, बोथ 1 एंड 2। 1 और 2 दोनों केस में आपका कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड इज नॉट यूज्ड एज बेसिक कनेक्टिव। ठीक है, क्या कह रहा है कि नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है या कहें कि नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड इज नॉट यूज्ड एज बेसिक कनेक्टिव। तो हमारा जो वर्ड एंड है यह लॉजिकल कनेक्टिव तो होता ही है, हमने पढ़ा है, लेकिन यह क्या है कि लॉजिकल कनेक्टिव का काम कब करेगा, जब यह दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा हो। ठीक है, मींस अगर कंपोनेंट स्टेटमेंट जो एंड के साथ बन रहा है, कनेक्टिंग कंपोनेंट स्टेटमेंट, वह अगर दोनों सिंपल स्टेटमेंट होगा तब जो एंड यूज होता है वह लॉजिकल कनेक्टिव होता है। और अगर मान लीजिए कि एंड वर्ड के दोनों तरफ का जो स्टेटमेंट है वह सिंपल स्टेटमेंट नहीं अगर है, ठीक है, मींस ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो हमको कुछ मीनिंग दे रहा है, तो वहां पर एंड लॉजिकल कनेक्टिव नहीं होता है। तो यहां वही आइडेंटिफाई करना है। कहा है कि नीचे 4 स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, इसमें बताना है कि किन किन स्टेटमेंट्स में एंड लॉजिकल कनेक्टिव है और किन किन स्टेटमेंट्स में एंड लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। तो पढ़कर देखते हैं इसको। सबसे पहले कह रहा है कि 63 इज मल्टीपल ऑफ 3, 7, 9 एंड 21। तो यहां एंड देखिए 4 जगहों पर है, कॉमा है, यहां भी एंड है। 63 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 63 इज मल्टीपल ऑफ 7 एंड 63 इज मल्टीपल ऑफ 9 एंड 63 इज मल्टीपल ऑफ 21। तो इसमें जो 4 स्टेटमेंट्स यहां बन रहा है, पी जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, इसको अगर हम कंपोनेंट स्टेटमेंट में तोड़े तो 4 स्टेटमेंट बना सकते हैं। पहला 63 इज मल्टीपल ऑफ 3, दूसरा 63 इज मल्टीपल ऑफ 7, तीसरा 63 इज मल्टीपल ऑफ 9 और चौथा 63 इज मल्टीपल ऑफ 21। तो चारों स्टेटमेंट हमको मीनिंग दे रहा है और चारों स्टेटमेंट एंड से कनेक्टेड है, तो इसलिए इसमें जो एंड है यह लॉजिकल कनेक्टिव है। लेकिन क्यू में प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 4 इज इवन नंबर। अब यहां जो एंड है, ठीक है, इसके लेफ्ट में जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 8, ठीक है, यह कुछ मीनिंग का लग रहा है आपको, लग रहा है कि यह सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, ठीक है, तो वह शॉर्टेस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपको क्या करता है, कोई मीनिंग देता है, या तो ट्रू दे या फिर फॉल्स दे, तब वह सिंपल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो यहां प्रोडक्ट ऑफ 8 का क्या मीनिंग है, कुछ भी नहीं है। तो यहां जो यह एंड यूज हुआ है, यह एंड आपका बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। उसी तरीके से यहां देखिए HCF ऑफ 2 एंड 3 इज 1,
ठीक है। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं HCF ऑफ 2, दूसरा पढ़ते हैं 3 is 1, तो कोई मीनिंग नहीं है इसका, न इसका मीनिंग है न इसका मीनिंग है। तो यहां जो एंड यूज हुआ है यह भी आपका लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। यह एंड जो है एक सिंपल स्टेटमेंट बनाने का काम कर रहा है। जब इस पूरे स्टेटमेंट को आप पढ़ते हैं तब इसका कुछ मीनिंग आपको निकल कर आता है। ठीक है, तो यह सिंपल स्टेटमेंट है। यहां जो एंड है यह कनेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, मींस कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं बना रहा है, तो यह एंड भी आपका लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। तो यहां जो एंड था वह लॉजिकल कनेक्टिव था। अच्छा, चौथा देखते हैं। कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज रैशनल नंबर एंड 8 इज परफेक्ट क्यूब। तो हां, यहां पर बात आती है कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज ए रैशनल नंबर, सही बात है। 8 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, यह भी सही बात है। तो यहां जो एंड है यह दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर जो यह एंड है यह बेसिक कनेक्टिव है। तो एंड बेसिक कनेक्टिव इन 4 स्टेटमेंट्स में पहले में है और चौथे में है, मींस P और S में जो एंड है यह लॉजिकल कनेक्टिव है। तो क्वेश्चन क्या था एक बार पढ़ लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड इज नॉट यूज्ड एज बेसिक कनेक्टिव। एंड बेसिक कनेक्टिव के तौर पर किसकी में यूज नहीं हो रहा है? तो Q में और R में। तो Q एंड R यानी पहला आपका आंसर हो जाएगा। Q और R जो दो स्टेटमेंट है उसमें एंड लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, यहां भी वही चीज पूछ रहा है आपसे कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इज नॉट यूज्ड एज बेसिक कनेक्टिव। ठीक है, ऐसा और के साथ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एंड के साथ अगर आप समझ जाइएगा तो और के साथ भी आपका काम हो जाएगा। तो अब यहां जो 4 स्टेटमेंट्स है इसमें आप पढ़कर देखिए कि किस किस में एंड बेसिक कनेक्टिव नहीं है। तो यहां पहला LCM ऑफ 5 एंड 3 इज 15। LCM ऑफ 5 एंड 3 इज 15। जब ये पूरा सेंटेंस आप पढ़ते हैं तब इसका मीनिंग आपको निकलता है। मतलब पूरा यह सिंपल स्टेटमेंट है। यहां जो एंड है ई कनेक्ट कर रहा है जिन दो चीजों को, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, इसलिए यहां जो एंड है ये लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो यह एंड आपका लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। क्यों? पढ़िए 108 इज मल्टीपल ऑफ 2, 3, 6 एंड 36। ठीक है, तो यह बिल्कुल किसकी तरह है? P की तरह है। तो यहां जो एंड है 108 इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। 108 इज मल्टीपल ऑफ 3, इसी तरीके से 108 इज मल्टीपल ऑफ 6 एंड 108 इज मल्टीपल ऑफ 36। तो यहां जो एंड यूज हुआ है यह लॉजिकल कनेक्टिव है। वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो फिर यहां पर यह पूरा स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हैं तब मीनिंग इसका निकलता है। ठीक है, यहां जो एंड के बाद स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको पढ़ के आपको कुछ मीनिंग समझ में नहीं आएगा। जबकि एंड कनेक्टिव कहां होगा? लॉजिकल कनेक्टिव कहां होगा? जहां दोनों कंपोनेंट सेंटेंसेस जो होने चाहिए वह सिंपल स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, जिसका मीनिंग ट्रू या फॉल्स निकलता हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां जो यह एंड है यह कनेक्ट कर रहा है कि इसको वाटर इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहां पर यह हो गया सीधा ऑक्सीजन। तो अलग अलग पढ़ेंगे तो हमको मीनिंग नहीं निकलेगा इसका। जब पूरे को एक साथ पढ़ते हैं तब जाके पहली बार इसका मीनिंग निकलता है ट्रू। वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां जो एंड आपका यूज हुआ है यह भी आपका लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। यहां भी लॉजिकल कनेक्टिव नहीं था आपका एंड, यहां भी लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें पढ़कर देखिए प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। तो यहां जो आप का एंड है, ठीक है, यह भी कनेक्टिव नहीं होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर, कोई मीनिंग नहीं है इसका। ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, तो यहां जो यह एंड है यह कनेक्ट करने का काम नहीं कर रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म नहीं कर रहा है। इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने पर तब जाके मीनिंग निकलता है। जबकि एंड कनेक्टिव वहां होगा जहां इसका भी मीनिंग निकले और इसका भी मीनिंग निकले, ट्रू निकले या फॉल्स उससे मतलब नहीं है, लेकिन मीनिंग निकलना चाहिए। तो यहां भी आपका एंड लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है। तो आप देख लीजिए कि 4 जो ऑप्शन आपके पास है इसमें से कौन सा आपका सही आंसर है।
तो P में नहीं है, R में नहीं है और S में नहीं है, तो तीसरा आपका आंसर करेक्ट होगा। आगे बात समझ में कि जो वर्ड्स जिसको हमने कनेक्टिव्स के तौर पर पढ़ा है वो सभी जगहों पर कनेक्टिव ही नहीं होता है। ठीक है, तो कहां कनेक्टिव होगा कहां नहीं कनेक्टिव होगा यहां पर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टी देन क्यू सेज। ठीक है, इफ पी देन क्यू सेज वेयर पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट्स। ऑप्शन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। इफ पी इज ट्रू देन क्यू मस्ट बी ट्रू, इफ पी इज फॉल्स then Q must be false. Not happening of P has no effect on happening of Q, both 1 and 3. तो if P then Q क्या कहता है, यह इस तरह से समझ में नहीं आएगा। यह आपको समझ में आएगा तब जो मैं कह रहा हूं उसको अगर आप समझ जाते हैं। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि अगर आप फी दोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप फी दोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ यू गिव मी फी देन आई विल टीच यू। तो इस स्टेटमेंट को सुनकर आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें दो स्टेटमेंट है कि अगर आप फी दोगे और दूसरा है तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर इसको हम P और Q में ब्रेक करें तो P बनेगा कि अगर आप फी दोगे और Q बनेगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो P ट्रू कब होगा? जब आप फी दोगे। Q ट्रू कब होगा? तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप सुनते हैं यह स्टेटमेंट कि अगर आप फी दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, तो अगर आप फी देते हैं मींस पी क्या हो रहा है? ट्रू। तो अगर आप फी देते हैं तो मैं आपको निश्चित पढ़ाऊंगा, तो उस केस में क्यू भी क्या हो जाएगा? क्यू मस्ट बी ट्रू। अगर आप फी देते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यह निश्चित हो गया। अच्छा, अगर आप फी नहीं देते हैं तो पी फॉल्स होगा, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट है कि अगर आप फी दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, इसमें आपका फी देना सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है पढ़ाई के लिए। अगर आप फी देते हो तो आप सफिशिएंट कंडीशन को पूरा करते हो, तो मैं आपको निश्चित पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप फी नहीं देते हो तब भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं। अगर आप फी नहीं देते हो तब भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं। तो आपका फी देना सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, लेकिन नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी है आपका पढ़ना। तो अगर आप फी नहीं भी दोगे तब भी हो सकता है मैं आपको पढ़ा दूं। तो इफ P इज फॉल्स देन Q मस्ट बी फॉल्स, इसकी तो गारंटी नहीं हुई। अगर आपने फी नहीं दिया तो आपके नहीं, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसी गारंटी तो नहीं कह रहा है। तो P के फॉल्स होने पर Q फॉल्स हो, यह बात नहीं हो सकती है। मीन्स इफ P देन Q यह नहीं कहता है। मैंने आपसे एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर आप मुझे फी दोगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप फी नहीं देते हैं, वह इस बात की गारंटी नहीं है कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ा भी सकता हूं। तो P फॉल्स है देन Q मस्ट बी फॉल्स, यह नहीं चलेगा। लेकिन P इज ट्रू देन Q मस्ट बी ट्रू, यह चलेगा। नॉट हैपनिंग ऑफ P हैज नो इफेक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ Q। P का नहीं होना Q पर इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता है? तो P का नहीं होना मीन्स आपने मुझे फी नहीं दिया, लेकिन तब भी मैं आपको पढ़ा सकता हूं, नहीं भी पढ़ा सकता हूं और पढ़ा भी सकता हूं। तो नॉट हैपनिंग ऑफ P मतलब आपका फी नहीं देना Q पर इफेक्ट नहीं डाल पाया,
क्योंकि क्यू पर इफेक्ट तब डालता जब मैं आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ाता, लेकिन आपने फी नहीं दिया तो मैं आपको पढ़ा भी सकता हूं, नहीं भी पढ़ा सकता हूं। तो नॉट हैपनिंग ऑफ पी हैज नो इफेक्ट ऑन क्यू, यह ट्रू हो जाएगा। नॉट हैपनिंग ऑफ पी, आपका फी नहीं देना, नो इफेक्ट ऑन क्यू मतलब आपके पढ़ने के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा है। आप फी नहीं दे रहे हैं तब भी आप पढ़ पा रहे हैं। और चौथा है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो इतना से आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ पी देन क्यू क्या कहता है, तो पी इज ट्रू देन क्यू मस्ट बी ट्रू, एंड नॉट हैपनिंग ऑफ पी हैज नो इफेक्ट ऑन हैपनिंग ऑफ क्यू। मींस आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इफ पी देन क्यू इज सेम एज, इफ पी देन क्यू, यहां नीचे 4 स्टेटमेंट दिया है, किसके इक्विवेलेंट है। सेम एज का मतलब है कि किसके इक्विवेलेंट है। तो हमने इफ पी देन क्यू को लिखने का कई तरीका सीखा था, 5 मेथड बताया था हमने आपको, 5 मेथड्स टू राइट इफ पी देन क्यू। याद करिए कि इफ पी देन क्यू को पी ओनली इफ क्यू लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, तो लिख सकते थे। एक तरीका यह भी लिखने का था इफ पी देन क्यू को। P इज सफिशियंट कंडीशन फॉर Q, यह भी इफ P देन Q को लिखने का तरीका था। नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, यह भी इफ P देन Q को लिखने का तरीका था, कंट्रापोजिटिव मेथड था। मींस इफ P देन Q को हम इन तीनों तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब कि हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी। लेक्चर देखने का फायदा आपको लग रहा होगा कि लेक्चर हमने देखा है तो उससे हमारा सवाल यहां आसानी से बन रहा है। कुछ भी करने की, यह टॉपिक ही ऐसा है जिसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। होगा भी तो कभी ट्रूथ टेबल बनाने का जरूरत पड़ सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है कि इफ P इज ए नंबर, इफ P स्टेटमेंट एक दिया है कि इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 then its end digit will be 0 or 5. If a number is multiple of 5, then its end digit will be 5 or 0. हाँ, तो नंबर अगर मल्टीपल है 5 का, ठीक है, तो उसका जो एंड का डिजिट होता है वो 5 या 0 होता है। अब आपको कहता है कि कंट्रापोजिटिव ऑफ एबव स्टेटमेंट लिखना है। कंट्रापोजिटिव ऑफ एबव स्टेटमेंट क्या होगा? तो कंट्रापोजिटिव में क्या होता है कि P इंप्लाइज Q आपको दिया हुआ है, इफ P देन Q दिया हुआ है, तो कंट्रापोजिटिव उसका नेगेशन Q, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो यहां चारों में से देख लीजिए कि पहले इसका नेगेशन लिखा होना चाहिए, फिर इसका नेगेशन लिखा होना चाहिए। तो यहां लिखा है कि इफ ए नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5 देन इट्स एंड डिजिट विल नॉट बी 5 और 0। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q कर दिया, वह कंट्रापोजिटिव नहीं होता है। इफ एंड डिजिट ऑफ नंबर इज नॉट 5 और 0, इफ एंड डिजिट ऑफ नंबर इज नॉट 5 और 0, देन इट विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 5, देन इट विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 5। तो यहां पर नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P लिखा हुआ है, तो P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या होता है, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, इसलिए यह आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड, इफ एंड डिजिट नेगेशन Q पहले लिखा होना चाहिए, फिर नेगेशन P लिखा होना चाहिए, तो इसमें वही है, नेगेशन Q लिखा हुआ है, फिर नेगेशन P लिखा हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, एक बार पूरा स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद तभी करेक्ट आंसर करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फिर से कहा कंट्रापोजिटिव ऑफ, ठीक है, कंट्रापोजिटिव ऑफ इफ P देन Q। तो अभी हम लोग पिछले ही एग्जांपल में डिस्कस कर लिए कि कंट्रापोजिटिव का क्या मतलब होता है। तो कंट्रापोजिटिव मतलब होता है नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, मतलब नेगेशन Q देन नेगेशन P।
यह आपका ऑप्शन हो जाएगा। यह सब तो बिल्कुल याद हो गया होगा अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो, कि P इंप्लाइज Q का कंट्रापोजिटिव क्या होता है। तो नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P मींस इफ नेगेशन Q देन नेगेशन P। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इफ एन ऑक्टागन इज ए रेगुलर देन, इफ ए ऑक्टागन इज रेगुलर then all its sides and angles are equal। इसका भी कंट्रापोजिटिव लिखना है। तो आप सोच लीजिए कि क्या होगा, चारों ऑप्शन को पढ़कर सोचिए एक बार कि क्या होगा इसका कंट्रापोजिटिव, फिर हम आंसर करेंगे। ठीक है, पहला ही इसका ऑप्शन होना चाहिए। स्टेटमेंट देखिए, इफ एन ऑक्टागन इज रेगुलर देन ऑल इट्स साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो यह P है आपका, यह Q है आपका, P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट है। तो इसका नेगेशन हम, इसका कंट्रापोजिटिव लिखना है, मतलब नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P लिखना है। तो नेगेशन Q क्या होगा, तो पहला देखिए, इफ ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन आर नॉट इक्वल, Q का नेगेशन लिखा, देन ऑक्टागन इज नॉट रेगुलर, P का नेगेशन लिखा, तो नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P लिखा, मींस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कंट्रापोजिटिव में क्या करना होता है, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P लिख देना होता है। नेक्स्ट, फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की भी हम लोग चर्चा किए थे। क्या चर्चा हम लोग की हुई थी, हम लोग की चर्चा हुई थी कि P इंप्लाइज Q अगर कोई स्टेटमेंट है तो इसमें Q को हम लोग नेसेसरी कंडीशन कहते हैं और P को क्या कहते हैं, सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। तो यहां हमको आइडेंटिफाई करना है, फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए फंक्शन इज इवन देन इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इफ ए फंक्शन इज इवन, अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, ठीक है, तो इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, उसका ग्राफ जो होगा वह वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो इसमें क्या है, इफ P देन Q, तो P सफिशिएंट कंडीशन होता है, Q नेसेसरी कंडीशन होता है। तो Q कहां लिखा हुआ है, तो यहां लिखा हुआ है दूसरे ऑप्शन में, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। यह क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। और वही सफिशिएंट कंडीशन पूछता तो P जो लिखा हुआ है वह हम आंसर देते। फॉर द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सफिशिएंट कंडीशन। फिर सफिशिएंट कंडीशन पूछ लिया इसमें। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इफ डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन इट्स रूट्स आर इरेशनल। ठीक है, स्टेटमेंट इफ देन के साथ लिखा हुआ है, इसमें सफिशिएंट कंडीशन आपको बताना है। तो बस आपको PQ आइडेंटिफाई करना है। PQ आइडेंटिफाई हो गया तो आप सफिशिएंट भी बता सकते हैं, नेसेसरी भी बता सकते हैं। तो इसमें P सफिशिएंट होता है, तो P क्या है कि इफ डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनांट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनांट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यह इसका क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है। P इंप्लाइज Q में P सफिशिएंट कंडीशन होता है, Q नेसेसरी कंडीशन होता है। तो डिस्क्रिमिनांट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन इट्स रूट्स आर इरेशनल, तो इसमें सफिशिएंट कंडीशन क्या हो गया, डिस्क्रिमिनांट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट, अब यहां और की बात आ गई। ठीक है, और इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और। ठीक है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और कहां यूज होता है, इसको पहचानने के लिए यह सवाल यहां दिया है। पूछ रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ और इज यूज्ड इन फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक पेयर ऑफ स्टेटमेंट है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है ए फंक्शन इज ऑन टू और 1 1, और दूसरा है ए फंक्शन इज इवन और ऑड। अब यहां भी और यूज हुआ है,
यहां भी और यूज हुआ है। तो आपको बताना है कि कहां का और इंक्लूसिव है और कहां का और एक्सक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव पहचानने के लिए क्या हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर दोनों एक साथ ट्रू हो रहा होगा तो और इंक्लूसिव होता है, और एट ए टाइम अगर दोनों ट्रू नहीं हो सकता है, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा, तो वहां एक्सक्लूसिव और होता है। तो यहां कहा कि ये फंक्शन इज ऑन टू और 1-1। तो अगर आप फंक्शन पढ़े हैं तभी इसको आइडेंटिफाई कर पाइएगा, क्योंकि आपको 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए, और फिर यह भी पता होना चाहिए कि एक ही फंक्शन एट ए टाइम 1-1 भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है कि नहीं। तो यह दोनों हो सकता है एट ए टाइम, एक ही फंक्शन है जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो एट ए टाइम फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों हो सकता है, इसलिए यहां जो और यूज हुआ है यह और है इंक्लूसिव, जहां दोनों कंपोनेंट एक साथ हो सकता है, वहां जो और होता है वह इंक्लूसिव होता है। और जहां दोनों एक साथ नहीं हो सकता, एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, वहां जो और होता है वह एक्सक्लूसिव और होता है। जैसे देखिए यहां कहा कि ये फंक्शन इज इवन और ऑड, ठीक है, ये फंक्शन इज इवन और ऑड, तो फंक्शन इवन भी हो सकता है, फंक्शन ऑड भी हो सकता है, ठीक है। अगर f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होता है तो फंक्शन ऑड होता है, और अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो फंक्शन इवन होता है। लेकिन एट ए टाइम f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर और माइनस एफ एक्स दोनों के बराबर तो नहीं हो सकता, या तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होगा या फिर f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स होगा। तो यहां जो दोनों बातें हैं ये एक साथ नहीं हो सकती है, इसलिए इसमें जो और यूज हुआ है यह एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन में से पहला इंक्लूसिव और दूसरा एक्सक्लूसिव, पहला इंक्लूसिव दूसरा इंक्लूसिव, यह नहीं चलेगा। पहला एक्सक्लूसिव दूसरा इंक्लूसिव नहीं चलेगा, पहला एक्सक्लूसिव दूसरा भी एक्सक्लूसिव नहीं चलेगा, पहला इंक्लूसिव, पहला इंक्लूसिव और दूसरा एक्सक्लूसिव, मींस यह आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है जिसमें और की पहचान करनी है कि और इंक्लूसिव है या फिर एक्सक्लूसिव है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, कह रहा है कि P एक स्टेटमेंट है, P स्टेटमेंट है x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर x एंड y, ठीक है। x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर x एंड y, ठीक है। फॉर एवरी रियल नंबर मतलब यहां पर क्वांटिफायर यूज हुआ है स्टेटमेंट में, ठीक है। मतलब यहां जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यह क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर या फॉर ऑल रियल नंबर, यानी यहां यूनिवर्सल क्वांटिफायर है x एंड y। और दूसरा दिया है कि देयर एग्जिस्ट रियल नंबर x एंड y फॉर व्हिच x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। तो पूछ रहा है कि एबव पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर, यह जो दोनों स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है? नेगेशन है एक दूसरे का, नेगेशन नहीं है एक दूसरे का, कन्वर्स है एक दूसरे का, कंट्रापोजिटिव है एक दूसरे का। तो अगर आपको स्टेटमेंट्स याद हो, ठीक है, तो आप तुरंत पहचान पाएंगे कि अगर यह स्टेटमेंट आपका P है, यह स्टेटमेंट आपका Q है, ठीक है, तो नेगेशन P का नेगेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का जब हम नेगेशन लिखते थे, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे कि पहले तो क्वांटिफायर चेंज करते थे, फॉर ऑल है तो देयर एग्जिस्ट लगाते थे, लेकिन साथ ही स्टेटमेंट का भी नेगेशन होता था। साथ ही अगर मान लीजिए नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स सच दैट px होता था, तो इसको हम लोग लिखते थे देयर एग्जिस्ट x सच दैट नेगेशन px, ऐसा लिखते थे। तो यहां पर देखिए ऊपर जो हमारा स्टेटमेंट है
ई फॉर ऑल एक्स पी एक्स है, तो अगर इसका हम नेगेशन लिखेंगे तो देयर एग्जिस्ट, तो लिखेंगे ही देयर एग्जिस्ट एक्स, लेकिन यहां पर नॉट पी एक्स लिखेंगे, जबकि यहां पर पी एक्स लिखा हुआ है। अगर यही एक्स इंटू वाई नॉट इक्वल टू वाई इंटू एक्स रहता तो यह स्टेटमेंट इसका नेगेशन कहा जाता, लेकिन अभी क्या है कि यह इसका नेगेशन नहीं है, तो ई नेगेशन ऑफ ईच अदर नहीं है, नॉट नेगेशन ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो लगता है कि नॉट नेगेशन ऑफ ईच अदर होना चाहिए, लेकिन कन्वर्स ऑफ ईच अदर, तो आप कन्वर्स याद कर लीजिए कि P इंप्लाइज Q का कन्वर्स क्या होता था, P इंप्लाइज Q का कन्वर्स होता था Q इंप्लाइज P, तो यहां पर कन्वर्स की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंट्रापोजिटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो कंट्रापोजिटिव की भी बात यहां नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट नेगेशन ऑफ ईच अदर, नेगेशन नहीं है। तो याद आ गया होगा कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो आंसर भी आप समझ गए, सेकेंड है नॉट नेगेशन ऑफ ईच अदर। फिर आया व्हिच टाइप ऑफ और इज यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव की पहचान आपको करनी है। ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर और वेक्टर, और पहला स्टेटमेंट है, और दूसरा है ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 और 25, ठीक है। अब इस दोनों में देखिए कि कहां और एक्सक्लूसिव है और कहां और इंक्लूसिव है। तो कह रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर और वेक्टर, तो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर भी होता है, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर भी होता है, लेकिन आपको सोचना है कि एट ए टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकता है, तो नहीं। अगर यह होगा तो यह नहीं होगा, और यह होगा तो यह नहीं होगा, तो और जो है यह कैसा हो गया, एक्सक्लूसिव, ठीक है। और इसमें अगर कोई नंबर जो 5 का मल्टीपल है वो 25 का भी मल्टीपल हो सकता है, तो हो सकता है जैसे 100 5 का भी मल्टीपल है और उसी समय 25 का भी मल्टीपल है, तो यहां जो और यूज हुआ है यह क्या है, इंक्लूसिव। तो पहला एक्सक्लूसिव दूसरा इंक्लूसिव, ठीक है, पहला एक्सक्लूसिव दूसरा इंक्लूसिव, ठीक है। यहां इसको 1 दीजिए, इसको 2 दीजिए, ठीक है। तो पहला एक्सक्लूसिव है तो ये नहीं चलेगा, पहला एक्सक्लूसिव दूसरा इंक्लूसिव, हाँ यह चलेगा, पहला एक्सक्लूसिव दूसरा इंक्लूसिव। आ रही बात समझ में अच्छे से, और की पहचान हो पा रही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि द स्टेटमेंट P और नेगेशन Q और नेगेशन Q और Q, नेगेशन P और Q इज टोटोलॉजी फैलेसी इक्विवेलेंट टू P और नेगेशन Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन P एंड Q। यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि यह क्या है, यह टोटोलॉजी है या फिर फैलेसी है या फिर इसके इक्विवेलेंट है या फिर इसके इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि ट्रूथ टेबल इसका बनाइए, ट्रूथ टेबल बनाइएगा तो पता चल जाएगा कि किसके इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर आप ट्रूथ टेबल से बचना चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप तुरंत ट्रूथ टेबल बना दीजिए। ट्रूथ टेबल सबसे आसान और एग्जैक्ट तरीका है जिसमें आपको गलत आंसर आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन यहां पर चूंकि छोटा सा स्टेटमेंट है इसलिए हमको डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q और नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q। अब हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट हटाते हैं, यह इक्विवेलेंट होगा P और नेगेशन Q और नेगेशन P और Q के। अब हम इस स्टेटमेंट के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं, डिसजंक्शन कम्यूटेटिव होता है, तो यहां जो और है इसको कम्यूट कर देते हैं। तो इसको कम्यूट करेंगे तो P और नेगेशन P यह आ गया इसकी जगह और यह चला जाएगा इसकी जगह, और नेगेशन Q और Q, ठीक है। अब आप यहां फिर से ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। तो अब P और नेगेशन P,
P और नेगेशन P ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट होता है, और Q और नेगेशन Q यह भी आपका ट्रू स्टेटमेंट होता है, टोटोलॉजी है। ठीक है, फैलेसी और टोटोलॉजी के एग्जांपल में इसी स्टेटमेंट को लिए थे कि P और नेगेशन P टोटोलॉजी होता है, और P एंड नेगेशन P जो होता है वह फैलेसी होता है। तो T और T आपको क्या निकल कर आएगा? तो T निकल कर आएगा, मतलब फाइनल मीनिंग आपको T निकल कर आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट आपका क्या है? टोटोलॉजी है। नेक्स्ट कह रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट P इंप्लाइज नेगेशन Q एंड नेगेशन P इंप्लाइज Q इज, ठीक है, इक्विवेलेंट टू। 4 स्टेटमेंट यहां दिया हुआ है, पूछ रहा है कि यह जो स्टेटमेंट है यह किसके इक्विवेलेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने ट्रुथ टेबल की तैयारी करके रखी हुई है। मींस ट्रुथ टेबल सबसे एग्जैक्ट तरीका होता है किसी भी स्टेटमेंट के लॉजिकल इक्विवेलेंस को चेक करने के लिए। तो हमको देखना है कि P इंप्लाइज नेगेशन Q एंड नेगेशन P इंप्लाइज Q का जो ट्रुथ वैल्यू आता है वो कैसा आता है। ठीक है, अगर वह इज इक्विवेलेंट टू P छूट गया है, P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है, तो P इफ एंड ओनली इफ Q अगर इसके इक्विवेलेंट आएगा तो हमको ट्रुथ टेबल T आएगा। अगर इसका नेगेशन होगा, इसका अगर नेगेशन होगा तो F आएगा। ठीक है, इफ एंड ओनली के स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल याद हो जाना चाहिए हम लोगों को। तो हम क्या करते हैं कि सीधा हम इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अगर पूरा का पूरा कॉलम टी से भर जाएगा तो टोटोलॉजी होगा, पूरा एफ हो जाएगा तो फेरेसी होगा, एफ टी होगा तो P इंप्लाइज Q होगा, और अगर क्या होगा, एफ F होगा तो इसका जब नेगेशन करेंगे तो यहां दिया हुआ है नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q हो जाएगा। तो एक बार इस ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करिए। तो P Q की क्या पॉसिबिलिटी है, लिखा हुआ है T F F। ठीक है, तो नेगेशन P फटाक से लिख लीजिए। तो P ट्रू है तो नेगेशन P फॉल्स, नेगेशन P फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, ट्रू। नेगेशन Q तो फॉल्स, नेगेशन Q का नेगेशन है तो Q फॉल्स है तो नेगेशन Q ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। P इंप्लाइज नेगेशन Q, तो दो स्टेटमेंट का इंप्लीकेशन तभी फॉल्स होता है जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। तो किसका किसका इंप्लीकेशन है, P का नेगेशन Q का, तो P इंप्लाइज नेगेशन Q यहां पर फॉल्स आने वाला है क्योंकि P ट्रू है, नेगेशन Q फॉल्स है। यहां पर यह ट्रू आएगा क्योंकि दोनों ट्रू है, यहां पर ही दोनों फॉल्स है इसलिए भी ट्रू आएगा, इंप्लीकेशन दोनों फॉल्स रहने पर भी ट्रू आता है, और यहां पर भी पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू है इसलिए ये भी ट्रू आएगा। नेगेशन P इंप्लाइज Q, अब नेगेशन P इंप्लाइज Q कब फॉल्स होगा, जब नेगेशन P ट्रू और Q फॉल्स हो, मतलब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा। तो नेगेशन P और Q, तो नेगेशन P Q यहां पर क्या होना चाहिए आप सोचिए, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो उस केस में ट्रू होता है। ठीक है, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स उस केस में भी ट्रू होता है, पहला ट्रू दूसरा ट्रू उस केस में भी ट्रू होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स इस केस में इंप्लीकेशन फॉल्स होता है। अब क्या करना है, अब इन दोनों स्टेटमेंट का कंजंक्शन यहां हमको करना है। ठीक है, एंड से, तो दो स्टेटमेंट एंड से कनेक्टेड कब ट्रू होता है, जब दोनों एक साथ ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो यहां पर ही फॉल्स होगा, यहां पर ट्रू होगा, यहां पर ट्रू होगा, और यहां पर फिर से फॉल्स होगा। तो देखिए F आ रहा है। ठीक है, मतलब यह ठीक P इफ एंड ओनली इफ Q के उल्टा आ रहा है। तो P इफ एंड ओनली इफ Q के उल्टा का मतलब क्या है, P इफ एंड ओनली इफ Q का नेगेशन है, तो यह भी एक ऑप्शन में है, इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q, मतलब यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये बात समझ में, तो यह सारा समझना डिपेंड करेगा कि आपने लेक्चर को कितने अच्छे तरीके से देखा है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो आपको ये एक एक बात याद होगी
किसी भी सवाल में कोई कंफ्यूजन उसी को होगा जिसने लेक्चर छोड़ा होगा। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द स्टेटमेंट P implies Q is logically equivalent to, P implies Q logically equivalent है किसके? P implies Q, तो P implies Q लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है इसके कंट्रापोजिटिव के, यानी नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P के। P इंप्लाइज Q लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है किसके? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P के। तो दूसरे ऑप्शन में नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P आपको दिख रहा है, इसलिए P इंप्लाइज Q लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट होगा? इसके कंट्रापोजिटिव, यानी नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P के। If negation Q implies P is false, then, ठीक है, negation Q implies P is false, then, तो implication कब false होता है? तो negation Q implies P false है, मतलब यह है कि आप P इंप्लाइज Q से पढ़ें, इसलिए पहले P इंप्लाइज Q देखिए कि P इंप्लाइज Q कब फॉल्स होता है? तो जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। तो यहां पर आपको कह रहा है कि नेगेशन Q इंप्लाइज P फॉल्स है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा, मतलब नेगेशन Q ट्रू होगा और P फॉल्स होगा। अब आप सोचिए कि अगर नेगेशन Q ट्रू है तो Q क्या होगा? तो Q आपका हो जाएगा फॉल्स। नेगेशन Q अगर ट्रू है तो Q आपका हो जाएगा फॉल्स, और P भी आपका क्या है? फॉल्स। P पर तो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेशन Q ट्रू है, नेगेशन Q अगर ट्रू है तो Q क्या होगा? फॉल्स, तभी उसका नेगेशन ट्रू आया है। तो Q भी फॉल्स और P भी फॉल्स। तो देखिए इसमें क्या क्या है ऑप्शन? नेगेशन Q इंप्लाइज P इज फॉल्स, देन P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू, नहीं। P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, नहीं। P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, यह भी नहीं। P इज फॉल्स एंड Q इज फॉल्स, P इज फॉल्स एंड Q इज फॉल्स। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर से एक बार पढ़कर ध्यान से सोच लीजिए कि नेगेशन Q इंप्लाइज P आपका फॉल्स था, मतलब नेगेशन Q ट्रू होगा और P फॉल्स होगा, तब नेगेशन Q इंप्लाइज P फॉल्स होगा। अब नेगेशन Q अगर ट्रू है तो Q आपका फॉल्स होगा, अब P तो फॉल्स है ही, तो Q भी फॉल्स P भी फॉल्स, तो P इज फॉल्स Q इज फॉल्स। ठीक है, और आइए 25th क्वेश्चन में। 25th क्वेश्चन में कह रहा है कि द बुलियन एक्सप्रेशन P इंप्लाइज Q इफ एंड ओनली इफ नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन पीछे हम लोग किए हैं, फिर सेम क्वेश्चन यहां आ गया कि P इंप्लाइज Q इफ एंड ओनली इफ नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P इज, इसमें से किसके इक्विवेलेंट है? तो इसके लिए हमने क्या किया कि हम सिंप्लीफाई करने से अच्छा इसका एक ट्रुथ टेबल बना लिया हमने। ठीक है, P इंप्लाइज Q इफ एंड ओनली इफ नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P का। अब ट्रूथ वैल्यू देख के हमको दिख जाएगा कि यह क्या है। तो देखिए यहां शुरुआत हमने जैसे करते हैं सिंपल तरीके से किया कि P Q की क्या पॉसिबिलिटी है, तो T T T F F T F F लिख लिए, फिर नेगेशन P लिख लिए, नेगेशन Q लिख लिए। उसके बाद P इंप्लाइज Q के ट्रूथ को याद किए कि P इंप्लाइज Q कब ट्रू होता है? तो जब P ट्रू हो, सॉरी, P इंप्लाइज Q कब फॉल्स होता है? तो जब P ट्रू हो Q फॉल्स हो तब फॉल्स होता है, बाकी केस में ट्रू होता है, तो वह लिख लिए। नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। देखिए यहां नेगेशन Q ट्रू था, नेगेशन P फॉल्स था, तो नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P फॉल्स हो गया, बाकी केस में यह भी क्या आ गया? ट्रू आ गया। अब यहां पर क्या था? इन दोनों स्टेटमेंट्स का इफ एंड ओनली इफ था। इन दोनों स्टेटमेंट्स को किससे हमने कनेक्ट किया था? इफ एंड ओनली इफ से। तो दो स्टेटमेंट्स का इफ एंड ओनली इफ कब ट्रू होता है? तो जब दोनों एक साथ ट्रू हो या दोनों एक साथ फॉल्स हो। तो इन दोनों में हमने देखा कि दोनों एक साथ ट्रू है इसलिए ट्रू, दोनों एक साथ फॉल्स है इसलिए ट्रू।
फिर यहां दोनों एक साथ ट्रू है इसलिए ट्रू, दोनों एक साथ ट्रू है इसलिए ट्रू, मतलब इसका पूरा का पूरा कॉलम ट्रुथ आ गया। तो पूरा का पूरा कॉलम ट्रुथ किसमें आता है? जो ये स्टेटमेंट आपका टोटोलॉजी होता है। तो यह आपका हो गया टोटोलॉजी। तो 25 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस को देखकर आपको लग गया होगा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया है बस वही चीज है। अगर आप उसको एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। तो अब एक काम और हमारा रह गया है अभी। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, तो एक लेक्चर और डालेंगे हम पी वाई क्यू का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसके साथ हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमको उम्मीद है कि अगर आपने थ्योरी का लेक्चर देखा है तो आपका आज का जो यह प्रैक्टिस प्रॉब्लम का लेक्चर था यह आपको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब कोई कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्ड हो जाता है तो उस पर प्रॉब्लम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।